नेक्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और टॉपिक का नाम है कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री इज वन सेक्शन ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड व्हाट इज कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ हीट। तो जिस टॉपिक में हीट का एक्चुअल मेजरमेंट होता है, दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये एक फिजिक्स का ब्रांच होगा, विच डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ हीट। जैसे थर्मोमेट्री था, थर्मोमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। वैसे कैलोरीमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ हीट। तो जिस सेक्शन में या जिस टॉपिक में हीट का मेजरमेंट होगा, दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? हीट का मेजरमेंट करने के लिए वी फॉलो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का। सपोज वी हैव टू बॉडीज, one body is hot body at higher temperature and second body is cold body at lower temperature. So let T1 be the temperature of hot body, let T2 be the temperature of cold body. Condition क्या होगा? T1 greater than T2. Obviously hot body का temperature is greater than temperature of cold body. And then these two bodies are brought in contact. Hot body and cold body are brought in contact. So when two bodies at different temperatures are brought in contact, then heat will flow from one body to another body. Heat flow करेगा from one body to another body. But direction of heat flow will be body at high temperature to the body at low temperature. का मतलब hot body से cold body पे heat transfer होगा, का मतलब heat flow करेगा। एंड हीट का एक्सचेंज सिर्फ इन दो बॉडीज के बीच में होगा। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स, बिकॉज बॉडी के बाहर क्या होगा? सराउंडिंग। तो यहां पे हमने एज्यूम किया है कि बॉडी सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ इन दो बॉडी के बीच में भी हीट का फ्लो होगा। बॉडी और सराउंडिंग के बीच में हीट का फ्लो नहीं हुआ है, का मतलब दीज टू बॉडीज आर प्रॉपरली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इन दो बॉडी को हमने सराउंडिंग से इंसुलेट किया है, का मतलब सराउंडिंग इनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता। तो बॉडी हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल बोथ द बॉडीज एक्वायर सेम टेम्परेचर। का मतलब बॉडी 1 एंड बॉडी 2 फाइनली दोनों सेम टेम्परेचर अटेंड करेंगे। तो यहां पे TC का मतलब कॉमन टेम्परेचर, C का मतलब कॉमन। तो हीट फ्लो विल स्टॉप व्हेन बोथ द बॉडीज एक्वायर सेम टेम्परेचर, दैट टाइम दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। तभी इन दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, का मतलब दे विल बी अटेनिंग सेम टेम्परेचर। अभी ये जो कॉमन टेम्परेचर होगा ये T1 से छोटा होगा, और ये जो कॉमन टेम्परेचर होगा ये T2 से बड़ा होगा। इसका मतलब कंडीशन क्या होगा? T1 ग्रेटर देन TC ग्रेटर देन T2। तो ये होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो whenever two bodies at different temperature are placed in contact with each other as shown in the diagram, then heat flows from the body at high temperature to the body at low temperature till both the bodies acquire same temperature. Let that same temperature be TC, common temperature. So you have a basic idea of principle of calorimetry, and principle of calorimetry can be stated like this. You have a statement of principle of calorimetry. It says the gain, it says the heat gain by the cold body, heat gain by the cold body. यहाँ पे heat होना चाहिए, heat gained by the cold body must be equal to heat lost by the hot body.
इस प्रोसेस में कोल्ड बॉडी ने हीट को गेन किया है और हॉट बॉडी ने हीट को लूज किया है। तो हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी must be equal to heat lost by the hot body, provided that there is no exchange of heat with the surrounding. This is called principle of calorimetry. Heat lost by hot body is exactly equal to heat gained by the cold body. This is principle of calorimetry. And this branch where we measure heat is called as calorimetry. Okay, let us understand this device, calorimeter, used in the principle of calorimetry. तो calorimeter is a device used for heat measurement. का मतलब हीट का जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो एक डिवाइस यूज करेंगे, तो उस डिवाइस का नाम है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस इन विच हीट मेजरमेंट कैन बी डन। तो जिस डिवाइस में हीट का मेजरमेंट होगा, दैट डिवाइस इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। नाउ दिस इज अ डायग्राम ऑफ कैलोरीमीटर। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैलोरीमीटर, एंड सच कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट। सबसे पहले कैलोरीमीटर में एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है। तो ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, जस्ट लाइक अ ग्लास, है ना, कप होता है ना, कप, वैसे सिलेंड्रिकल वेसल। एंड दिस सिलेंड्रिकल वेसल इज यूजुअली मेड ऑफ कॉपर या समटाइम्स एल्यूमिनियम। तो कैलोरीमीटर में एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है, कॉपर का या एल्यूमिनियम का, और इस वेसल के अंदर हम लोग दो बॉडीज को मिक्स करेंगे, एक हॉट बॉडी होगा और एक कोल्ड बॉडी होगा। तो बॉडीज जिनमें हीट एक्सचेंज होगा, वन हॉट बॉडी एंड वन कोल्ड बॉडी, दे आर मिक्स टुगेदर इन दिस वेसल, कॉपर वेसल। तो इस कॉपर वेसल के अंदर हम लोग हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी को मिक्स करेंगे। एग्जाम्पल देना होगा तो वाटर एज अ कोल्ड बॉडी एंड व्हाट हॉट मेटल स्फीयर एज अ हॉट बॉडी। एक मैंने एग्जाम्पल लिया का मतलब ये जो कॉपर वेसल है, इसको हम लोग पानी से फिल करेंगे एंड दैट वाटर विल एक्ट एज अ कोल्ड बॉडी, और फिर उसमें एक हॉट मेटल स्फीयर का मतलब मेटल स्फीयर लेंगे, उसको हम लोग हीट करेंगे एंड सच अ हॉट स्फीयर इज देन एडेड टू द वाटर। तो फिर हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन वाटर एंड दैट मेटल का स्फीयर। नाउ दिस कॉपर स्फीयर या दिस कॉपर वेसल is placed in a wooden jacket. तो ये होगा वुडन जैकेट। वुडन जैकेट का मतलब ये वुडन का बॉक्स होगा। तो कॉपर वेसल इज प्लेस्ड इन अ वुडन बॉक्स एंड दैट वुडन बॉक्स इज कॉल्ड वुडन जैकेट। वुड यूज किया है, बॉक्स इज मेड अप ऑफ वुड एंड वी नो दैट वुड इज अ हीट इंसुलेटर। एंड जो स्पेस बचेगा, हॉलो स्पेस बिटवीन द कॉपर वेसल एंड द वुडन जैकेट, this space is filled with an insulating material, glass wool. तो ग्लास वुल एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो कॉपर वेसल एंड वुडन जैकेट के बीच का जो स्पेस होगा, ये जो स्पेस होगा, ये ग्लास वुल जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा उससे फिल करेंगे। उससे क्या होगा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द बॉडीज एंड द सराउंडिंग्स, बिकॉज बीच में तो हमने इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया। तो दिस ग्लास वुल मटेरियल विच विल एक्ट एज ए इंसुलेटर, ये हीट एक्सचेंज को अलाउ नहीं करेगा बिटवीन द बॉडीज एंड द सराउंडिंग्स। का मतलब जो भी हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन कोल्ड बॉडी एंड हॉट बॉडी होगा एंड विद द कॉपर वेसल भी होगा। ओके, नाउ फिर इसमें देखो एक टॉप पे एक कवर होगा। तो दिस इज कवर, एक लीड होगा, मूवेबल लीड होगा, का मतलब दिस लीड कैन बी स्लाइडेड आउट एंड इन। बिकॉज इस मूवेबल लीड से हम लोग क्या करेंगे, इस कॉपर वेसल को अंदर प्लेस करेंगे। नाउ दिस लीड या दिस कवर विल हैव टू टाइनी होल्स। इस लीड के अंदर दो होल बनाएंगे। एक होल में से वी पास स्टरर, तो ये जो है ना, ये स्टरर है।
स्टरर का मतलब जब भी हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी हम लोग मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर यूनिफॉर्म रखने के लिए हम लोग उसको स्टर करेंगे। एंड दूसरे होल में से भी पास थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर। तो दिस इज ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइस कैलोरीमीटर। नाउ कैलोरीमीटर में हीट मेजरमेंट देखो कैसे होगा। When bodies at different temperature are mixed together in the calorimeter, जैसे मैंने एग्जांपल दिया water and hot sphere, metal sphere mixed together. So when bodies at different temperature are mixed together in the calorimeter, heat is exchanged between the bodies as well as with the calorimeter. Calorimeter का मतलब ये कॉपर वेसल। एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि समझो यहाँ पे वाटर है एंड इस वाटर में हमने हॉट मेटल स्फीयर पुट कर दिया, मिक्स कर दिया, तो जो हॉट मेटल स्फीयर होगा वो हीट को लूज करेगा एंड वो हीट एब्सॉर्ब करेगा, वाटर भी करेगा और ये कैलोरीमीटर भी करेगा। कैलोरीमीटर का मतलब ये जो वेसल है ना, कॉपर वेसल, वो एब्सॉर्ब करेगा। तो फिर इक्वेशन क्या होगा, हीट लॉस्ट बाय द हॉट स्फीयर इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर प्लस हीट एब्सॉर्ब बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का मतलब कॉपर वेसल। तो फिर हम लोग कैलोरीमीटर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर? हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडीज इज इक्वल टू हीट लॉस बाय द हॉट बॉडीज। तो विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर प्रिंसिपल वी कैन do the measurement of heat. So this is device calorimeter. Okay, now let us discuss one NCERT solved problem based on calorimetry. तो कैलोरीमेट्री जो प्रिंसिपल अभी हमने स्टडी किया है उस प्रिंसिपल पे एक सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। Let me first read out the example. We are discussing NCERT solved problem number 11.3. It is on page number 285. ये पेज नंबर 285 है, NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 285। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, देन वी डिस्कस द सॉल्यूशन पार्ट। A sphere of 0.047 kg aluminium is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water so that sphere is at 100 degrees Celsius. It is then immediately transferred to 0.14 kilogram copper calorimeter containing 0.25 kilogram of water at 20 degrees Celsius. The temperature of water rises and attains a steady state at 23 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of aluminium. Calculate the specific heat capacity of aluminium. So this is a question which is given to us. तो चलो understand this question. थोड़ा lengthy calculation है, but let us try to solve this question. अभी इस क्वेश्चन में एक एल्यूमिनियम का स्फीयर था और उस स्फीयर का, एल्यूमिनियम स्फीयर का मास हमको दिया है, लेट अस कॉल दिस मास एज m1। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर m1 इज 0.047 kg, दिस इज गिवन टू अस। और फिर इस एल्यूमिनियम स्फीयर को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। इसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द एल्यूमिनियम स्फीयर इज 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर उस एल्यूमिनियम स्फीयर को कैलोरीमीटर, जिसमें वाटर पहले से फिल करके रखा था, तो कॉपर वेसल एंड वाटर पहले से रखे थे, उसमें ये एल्यूमिनियम स्फीयर को ड्रॉप किया। तो फिर हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन एल्यूमिनियम स्फीयर हॉट बॉडी and water and calorimeter as a cold body। का मतलब एल्यूमिनियम स्फीयर हीट को लूज करेगा एंड वाटर एंड कैलोरीमीटर हीट को एब्सॉर्ब या गेन करेंगे। एंड
finally the temperature of the mixture is 23 degrees Celsius. This is given to us. इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर इज 23 डिग्री सेल्सियस, जो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर था, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर. तो फॉर एल्यूमिनियम स्फीयर इनिशियल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस. Final temperature of aluminum sphere is 23 degrees Celsius, which is steady state temperature. So we can calculate change in temperature, in fact fall in temperature, है ना. टेम्परेचर देखो यहाँ पे fall हो गया. तो let change in temperature delta T be 100 minus 23, which is 77 degree Celsius. का मतलब एल्यूमिनियम स्फीयर का fall in temperature जो है delta T is 77 degree Celsius. We are asked to calculate specific heat capacity of aluminium. तो specific heat capacity of aluminium को डिनोट करेंगे बाय सिंबल CAL. C सिंबल है specific heat capacity का, Al का मतलब एल्यूमिनियम. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे what is the amount of heat lost by the aluminum sphere. And heat lost delta Q का फॉर्मूला था mc delta T according to the definition of specific heat. तो हीट लॉस का फॉर्मूला डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, दैट इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर. तो वही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया. देखो मास m1 है, c हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर. तो मास ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर इज 0.047 इनटू CL हमको फाइंड करना है. चेंज इन टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज पार्ट 1 कि एल्यूमिनियम स्फीयर ने इतना हीट लॉस किया. अभी जो हीट एल्यूमिनियम स्फीयर ने लूज किया है वो किसने एब्सॉर्ब किया? वाटर एंड कैलोरीमीटर. तो अभी उसका भी एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, हीट एब्सॉर्ब या हीट गेन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर. तो ये होगा हमारा अगला कैलकुलेशन. तो मास ऑफ वाटर विच इज गिवन टू अस, इसको मैंने m2 कॉल किया, ये 0.25 kg दिया है. मास ऑफ कैलोरीमीटर ये भी क्वेश्चन में दिया है, उसको मैंने m3 कॉल किया, ये दिया 0.14 kg. अभी वाटर का और कैलोरीमीटर का जो इनिशियल टेम्परेचर हमको दिया गया था वो था 20 डिग्री सेल्सियस. एंड जब एल्यूमिनियम स्फीयर उसमें ऐड किया, व्हेन द एल्यूमिनियम स्फीयर इज एडेड टू वाटर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना था? 23 डिग्री सेल्सियस. तो वही होगा फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर 23 डिग्री सेल्सियस. तो 23 degree Celsius is the final temperature of water and calorimeter as well as it is the final temperature of aluminum sphere also. तो change in temperature of water and calorimeter, यहाँ पे मिक्सचर का मतलब वाटर प्लस कैलोरीमीटर, वो कितना होगा? डेल्टा T2 को कॉल किया, वो होगा 23 माइनस 20 हो गया 3 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब वाटर एंड कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. पहले कितना था? 20, लास्ट में कितना हो गया? 23. का मतलब टेम्परेचर यहां पे राइज हो रहा है. कितना राइज हो रहा है? 3 डिग्री सेल्सियस. नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, ये कांस्टेंट वैल्यू हम लोग यूज करेंगे. एग्जामिनेशन में आपको ये वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर CW is 4.18 into 10⁻³ joule per kilogram Kelvin, and specific heat capacity of copper is 0.386 into 10⁻³ joule per kilogram Kelvin. ये हो गया C water and C copper. Now we calculate amount of heat gained by water and calorimeter. वापस वही फॉर्मूला mc delta T. तो यहां पे होगा m2 CW delta T2. This is amount of heat gained by water plus m3 Cu delta T2. This is amount of heat gained by calorimeter. तो ये वाटर का हीट गेन है, ये कैलोरीमीटर का हीट गेन है, दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज हीट जो है वो वाटर ने भी एब्सॉर्ब किया और कैलोरीमीटर ने भी एब्सॉर्ब किया. अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो m2 CW और T2, वैसे m3 C कॉपर एंड डेल्टा T2. ओके, वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. इन दो टर्म में से वी कैन टेक 3 कॉमन एंड वी कैन टेक 10⁻³ कॉमन बिकॉज एडिशन हो रहा है. तो कॉमन टर्म्स कैन बी टेकन आउटसाइड. तो 10⁻³ कॉमन आएगा और 3 भी कॉमन आएगा, जो हम लोग लास्ट पार्ट में कैलकुलेट कॉमन करेंगे. तो इन द स्टेडी स्टेट वी अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री.
का मतलब हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम स्फीयर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यहां पे हीट लॉस किसने किया? एल्यूमिनियम ने। हीट गेन किसने किया? वाटर एंड कैलोरीमीटर ने। बस अब इनके वैल्यूज पुट करो। हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम ये था, दिस इज हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम, ये मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर ये था, ये वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट साथ में मैंने 3 इंटू 10⁻³ को देखो कॉमन लिया, ठीक है। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा सी एल्यूमिनियम इक्वल टू 0.911 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम जो हमको इस प्रॉब्लम में पूछा गया है। इट इज 0.911 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम केल्विन। बट 10⁻³ होता है किलो, ये हो गया किलो, तो इसको लिखा जाता है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। का मतलब इसको मैंने किलो में लिखा है ना, बिकॉज 10⁻³ इज किलो। तो फाइनल आंसर इज 0.911 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज हीटिंग कर्व। अब हमको हीटिंग कर्व को अंडरस्टैंड करना है, और हीटिंग कर्व को हम लोग इस ग्राफ से अंडरस्टैंड करेंगे। इस ग्राफ में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को y एक्सिस पे लिया है और टाइम इन मिनट इज टेकन ऑन द x एक्सिस। तो हीटिंग कर्व इज बेसिकली अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। हीटिंग कर्व एक ग्राफ होता है टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, जिसमें टेम्परेचर को लिया जाएगा y एक्सिस पे और टाइम को लिया जाएगा x एक्सिस पे। अभी इसमें क्या करना है, हमको एक सॉलिड सब्सटेंस से स्टार्ट करना है। सब्सटेंस पहले सॉलिड स्टेट में होगा और फिर उसको हम लोग कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई करेंगे। तो वी टेक वन सॉलिड एंड वी सप्लाई हीट टू द सॉलिड एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट सप्लाई करेंगे, कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई करेंगे एंड लेट दैट कांस्टेंट रेट बी P। तो सॉलिड इज बीइंग हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट P। तो P होगा रेट ऑफ हीट सप्लाई, P होगा हीट सप्लाई पर यूनिट टाइम। तो P को लिखा जाएगा डेल्टा Q बाय डेल्टा T, वेयर डेल्टा Q इज हीट सप्लाई, डेल्टा T होगा टाइम इंटरवल। और डेल्टा Q बाय डेल्टा T कांस्टेंट है बिकॉज हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट टू अ सॉलिड। नाउ जैसे हम लोग सॉलिड को हीट करेंगे, एज टाइम प्रोग्रेसेस टेम्परेचर में वेरिएशन होगा। जैसे हम लोग सॉलिड को हीट करेंगे, जैसे टाइम इंक्रीज होगा, सॉलिड का जो टेम्परेचर होगा उसमें वेरिएशन होगा। एंड दैट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम इज शोन इन दिस ग्राफ। तो ग्राफ का फर्स्ट रीजन देखो, ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट O से। तो पॉइंट O से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, O से A। इनिशियल पार्ट इज स्ट्रेट लाइन O से A, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जहां पे हीटिंग ऑफ सॉलिड हो रहा है। तो फ्रॉम पोर्शन O से A सॉलिड का हीटिंग हो रहा है। एंड जब हम लोग सॉलिड को हीट करेंगे, टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो एज टाइम इंक्रीजेस टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज सॉलिड को हमने हीट किया। एंड टेम्परेचर ऑफ सॉलिड विल हीट अप टू पॉइंट A, वेयर पॉइंट A विल बी एट टेम्परेचर T1 और ये T1 होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो जब हम लोग सॉलिड को हीट करेंगे, सॉलिड का टेम्परेचर कब तक इंक्रीज होगा? जब तक मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर अटेन नहीं होगा। देखो जैसे मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर आएगा, सॉलिड विल हैव सम मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा, सॉलिड बिगिंस टू मेल्ट। का मतलब सॉलिड का चेंज ऑफ स्टेट होगा, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्शन होगा। ठीक है, एंड दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ग्राफ, A से B। तो फर्स्ट पार्ट था O से A,
where temperature of solid was increasing along with the time. Point A corresponds to melting point. Let T1 be the melting point temperature. At melting point solid begins to melt का मतलब change of state हो रहा है. तो A से B, ग्राफ का सेकेंड पार्ट देखो, A से B. तो A से B क्या हो रहा है? टाइम इंक्रीज हो रहा है. T1 से T2 टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, पर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. और ये हमको पता है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ फेज टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट. तो A से B तक सॉलिड मेल्ट हो रहा था का मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था. एंड जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. सपोज पॉइंट B जहां पे टाइम T2 हुआ है, इस स्टेज पे एंटायर सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. इस स्टेज पे एंटायर सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो इसके बाद टेम्परेचर राइज होना शुरू करेगा. तो आफ्टर टाइम T2 वी कैन सी द ग्राफ मूविंग दिस वे फ्रॉम B टू C. तो B टू C रीजन स्ट्रेट लाइन होगा. यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. तो इस पोर्शन को बोलेंगे हीटिंग ऑफ लिक्विड. दिस वाज हीटिंग ऑफ सॉलिड. नाउ सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड एंटायरली एट पॉइंट B. अभी लिक्विड का हीटिंग चालू हो जाएगा. तो B से C होगा हीटिंग ऑफ लिक्विड. तो B टू C पोर्शन में क्या हो रहा है? एज टाइम इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस. लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीजेस अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो पॉइंट C इन द ग्राफ रिप्रेजेंट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर T2. तो T1 होगा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, T2 होगा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर. तो पॉइंट C पे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आ गया है. तो एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लिक्विड का भी चेंज ऑफ स्टेट शुरू हो जाएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट. बट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू गैस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट. तो देखो यहां पे C टू D पोर्शन देखो ग्राफ का. तो बिटवीन C टू D पोर्शन टेम्परेचर इज कांस्टेंट बिकॉज लिक्विड इज गेटिंग बॉइल्ड. यहां पे बॉइलिंग हो रहा है लिक्विड का. लिक्विड का बॉइलिंग का मतलब चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज या वेपर फेज. तो C टू D में देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है. T3 से T4 टाइम इंक्रीज हो रहा है ना. देयर इज अ इंक्रीज इन टाइम but there is no increase in temperature. तो during change of phase temperature remains constant. तो A से B जो है वो melting phase था, C से D है boiling phase. दोनों change of state को represent कर रहे हैं. And during change of state temperature remains constant. During melting temperature is constant at melting point. During boiling temperature is constant at boiling point. At point D entire liquid gets converted into vapor. का मतलब C से D वेपर लिक्विड का वेपर स्टेट में कन्वर्शन हो रहा था. पॉइंट D पे क्या हो गया? पूरा लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया. एंड लेट द टाइम बी T4 एट पॉइंट D. उसके बियॉन्ड क्या होगा? टेम्परेचर विल स्टिल गो ऑन इंक्रीजिंग. वो होगा हीटिंग ऑफ गैस. सो D से E पोर्शन जो होगा वो हीटिंग ऑफ गैस होगा. तो ऐसे ग्राफ के डिफरेंट रीजन्स होंगे. रीजन OA, रीजन AB, रीजन BC, रीजन CD एंड रीजन DE. अभी इस ग्राफ में जब हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x. स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. बट यहां पे y कोऑर्डिनेट टेम्परेचर है, x कोऑर्डिनेट टाइम है. इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा डेल्टा T बाय डेल्टा T. डेल्टा कैपिटल T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा स्मॉल t का मतलब चेंज इन टाइम. तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो डेल्टा T बाय डेल्टा T होगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम. डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. अब हम लोग क्या करेंगे? इस ग्राफ के हर एक रीजन को एनालाइज करेंगे. तो फर्स्ट वी कंसिडर रीजन OA. इस ग्राफ का जो फर्स्ट रीजन है उसको कंसिडर करेंगे रीजन OA. इन द रीजन OA टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीजिंग.
रीजन OA में सॉलिड हीट हो रहा था तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है ना, सॉलिड को हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इज mc डेल्टा टी। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है हीट सप्लाई का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। यह हमने स्पेसिफिक हीट टॉपिक में स्टडी किया था। तो व्हेनेवर टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज इंक्रीजिंग, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, वेयर m इज मास ऑफ द सब्सटेंस, c होगा उसका स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी होगा राइज और चेंज इन टेम्परेचर। बट हीट सप्लाई डेल्टा क्यू का फॉर्मूला P डेल्टा टी होगा, बिकॉज P हमने डिफाइन किया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। P इज द रेट ऑफ हीट सप्लाई, P हो गया हीट अपॉन टाइम, तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया P इंटू डेल्टा टी। तो मैंने हीट को लिखा P डेल्टा टी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हीट डेल्टा क्यू इज P इंटू डेल्टा टी, सो P डेल्टा टी इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। Therefore डेल्टा कैपिटल T अपॉन डेल्टा स्मॉल t, इसको टाइम से डिवाइड कर दो तो ये होगा P अपॉन mc। बट यहां पे जो C होगा ये होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, बिकॉज सॉलिड को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहां पे लिखा CS। यहां पे CS का मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, एंड मास इंटू स्पेसिफिक हीट को बोलेंगे हीट कैपेसिटी, है ना। ये जो m इंटू CS होगा इसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। And what is delta T by delta T? It is the slope of this graph. तो in the region OA, slope ये जो है ना ये slope है, तो slope is inversely proportional to CS because P और M constant है। तो since rate of heat supplied and mass of a solid is constant, we can say slope of the graph is inversely proportional to CS, or CS is inversely proportional to slope of the line OA। तो रीजन OA का जो स्लोप होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड होगा। इसका मतलब जिस सॉलिड का स्पेसिफिक हीट हाई होगा उसका जो स्लोप होगा वो लो होगा, एंड स्लोप स्मॉल का मतलब ये लाइन ऐसे एक्स एक्सिस के नजदीक आएगा, और जिस सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कम होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, एंड स्लोप लार्ज का मतलब लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से ज्यादा दूर होगा। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ द लाइन OA। तो ये होगा इस ग्राफ का फर्स्ट रीजन OA, जहां पे टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड वाज इंक्रीजिंग। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड रीजन of this graph is region AB, and during region AB temperature is constant at melting point, and during the region AB solid is getting converted into liquid। का मतलब ये जो region AB है ये change of state को represent कर रहा है, and during change of state, that is melting of solid, temperature is constant at melting point and time is increasing from T1 से T2। Heat supplied during this region, जो heat supply करेंगे solid को, वो heat supply का फॉर्मूला होगा M into LF। During change of state, heat supply is M into L होता है। तो there are two formulae for heat supplied। पहला फॉर्मूला था डेल्टा Q equals to MC डेल्टा T, और सेकेंड फॉर्मूला डेल्टा Q equals to M into L। MC delta T is the amount of heat supplied during rise in temperature but no change of state, and delta Q is M into L, that is amount of heat supplied during change of state but no rise in temperature। तो यहां पे LF होगा latent heat of fusion of the solid। तो heat supplied is M into LF, but delta Q is P delta T also। तो यहां पे M LF equals to P delta T। Therefore LF is equal to P delta T, but delta T होगा टाइम का डिफरेंस, that is T2 minus T1। तो मैंने डेल्टा T को लेगा T2 minus T1, और M जो है मास इसको डिवाइड कर दिया ना। P और M कांस्टेंट है, तो अगर P और M कांस्टेंट है, आई कैन से LF is directly proportional to T2 minus T1, and T2 minus T1 is nothing but the length of the line AB। ये जो T2 minus T1 होगा, ये जो डिफरेंस होगा, ये लाइन AB का डिफरेंस, ये लाइन AB का लेंथ होगा।
इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल। तो जिस सब्सटेंस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगा, इट विल टेक मोर टाइम फॉर द चेंज ऑफ स्टेट। आई रिपीट, जिस सब्सटेंस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगा उसका डेल्टा टी ज्यादा होगा, का मतलब दैट सब्सटेंस विल टेक मोर टाइम टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो दिस इज रीजन नंबर 2, दैट इज रीजन ए बी, यहां पे सॉलिड मेल्ट हो रहा था। लेट अस नाउ कम टू रीजन नंबर बी सी। रीजन is region BC, and region BC का explanation is similar to region OA का। region CD का explanation is similar to region AB, even region DE का explanation is similar to OA, because यहां पे भी हीटिंग हो रहा था, इधर भी हीटिंग हो रहा है, यहां पे भी हीटिंग हो रहा है, और इसमें क्या कॉमन बात है, यहां पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा था, इधर भी चेंज ऑफ स्टेट होगा। तो चेंज ऑफ स्टेट के लिए एक्सप्लेनेशन सेम होगा, राइज ऑफ टेम्परेचर के लिए एक्सप्लेनेशन सेम होगा। तो रीजन बीसी में टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, दैट मींस एज टाइम इंक्रीजेस टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस, एंड एट पॉइंट सी वी रीच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो ड्यूरिंग बीसी हीट सप्लाइड टू द लिक्विड का फॉर्मूला होगा एम Cl डेल्टा टी, यहां पे Cl होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। हीट सप्लाई का फॉर्मूला P डेल्टा टी, तो P डेल्टा टी इक्वल्स टू mCl डेल्टा टी, देयरफॉर डेल्टा टी बाय डेल्टा टी ये होगा स्लोप ऑफ द ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Cl, है ना। सिमिलर एक्सप्लेनेशन हमने OA के लिए भी लिखा था। देन वी कम टू CD, because in the region CD liquid is converting into gaseous vapor, का मतलब ये हो गया बॉइलिंग फेज। तो यहां पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट है T2, where T2 इज बॉइलिंग पॉइंट। तो रीजन सीडी में जो लिक्विड को हीट सप्लाई करेंगे, रीजन सीडी में टेम्परेचर इज कांस्टेंट बिकॉज़ यहां पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो हीट सप्लाइड ड्यूरिंग सीडी टू अ लिक्विड का फॉर्मूला होगा m into LV, m into LV, where m is mass and LV होगा latent heat of vaporization। What is LV? Latent heat of vaporization, and delta Q का फॉर्मूला P delta T भी होता है। So since M और P are constant, we can say LV is directly proportional to delta T, और delta T का मतलब T4 minus T3, T4 minus T3 का मतलब length of the line CD। तो latent heat of fusion length of line CD के proportion में होगा, but length of line CD का मतलब time का difference। And then we come to last portion of the graph, that is DE. Now in this portion, as time increases, temperature also increases. तो ये तो क्या प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ गैस। तो यहां पे जो हीट सप्लाई होगा, that is slope of this graph is inversely proportional to CG, है ना। सिमिलर एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे CG होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। So this is explanation of heating curve, and in this graph we can see how the temperature and time variation takes place when a substance changes from solid to liquid, liquid to gas, and then the temperature of gas increases. Let us discuss NCERT solved example number 11.4. NCERT solved problem 11.4. पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि when 0.15 किलोग्राम ऑफ आइस at 0 degrees Celsius is mixed with 0.30 kg of water at 50 degrees Celsius in a container. The resulting temperature of mixture is 6.7 degrees Celsius. Calculate the latent heat of fusion of ice. हमको फाइंड करना है latent heat of fusion of ice. Specific heat of water is given to us 4186 joule per kilogram Kelvin.
तो इस क्वेश्चन में आइस, और आइस का मास कितना है 0.15 kg एंड आइस दैट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको मिक्स किया गया है वाटर के साथ। वाटर का मास है 0.30 kg एंड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो आइस एंड वाटर को मिक्स किया एक कंटेनर के अंदर। अभी इसमें क्या होगा, वाटर हीट को लूज करेगा और आइस हीट को एब्सॉर्ब करेगा। हमको पूछा है कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 6.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सबसे पहले फाइंड करेंगे हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो देखो वाटर का कंडीशन क्या था, तो वाटर इज इनिशियली एट 50 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, एंड लेट m2 बी द मास ऑफ वाटर। वाटर का मास कितना है 0.30 kg। तो लेट m2 बी द मास ऑफ वाटर एंड वाटर इज इनिशियल एट 50 डिग्री सेल्सियस। फिर ये वाटर हीट को लूज करेगा, तो लेट डेल्टा Q3 बी द हीट लॉस्ट बाय द वाटर and then the temperature of water becomes 6.7 degree Celsius. मास तो उतना सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया चेंज इन कंडीशन ऑफ वाटर। तो यहां पे वाटर का फेज चेंज नहीं हो रहा है, बट टेम्परेचर फॉल कर रहा है बिकॉज ऑफ हीट लॉस्ट। तो वाटर के लिए कंडीशन क्या है, वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस becomes water at 6.7 degrees Celsius, and let delta Q3 be the heat lost by the water. Heat lost during the changing temperature का फॉर्मूला हमको पता है mc delta T। Heat absorbed या heat lost during the changing temperature का फॉर्मूला हमको पता है, it is mc delta T। तो यहाँ पे होगा मास m2, specific heat of water delta T। डेल्टा टी होगा चेंजिंग टेम्परेचर, दैट इज 50 माइनस 6.7। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। मास ऑफ वाटर इज 0.30 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4186 एंड डेल्टा टी इज 50 माइनस 6.7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 54376.14 जूल। ये हो गया क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस्ट बाय द वाटर। और जो हीट वाटर ने लूज किया है वो हीट आइस ने एब्सॉर्ब किया है। तो अभी अपना नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा हीट गेन्ड बाय आइस। आइस जो हीट को एब्सॉर्ब करेगा उससे पहले आइस का वाटर में कन्वर्शन होगा, का मतलब पहले तो चेंज ऑफ स्टेट होगा। आइस जो हीट को एब्सॉर्ब करेगा, इस बात को समझना बच्चों, जब भी आइस हीट को एब्सॉर्ब करेगा सबसे पहले आइस मेल्ट होगा, एंड ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस विल रिमेन एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ए चेंज ऑफ स्टेट हो गया। तो पहले आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड इस कन्वर्शन के लिए आइस ने जो हीट एब्सॉर्ब किया है उसको मैंने कॉल किया डेल्टा Q1। तो डेल्टा Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द आइस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, का मतलब आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस से वाटर बनेगा पहले, एंड मास ऑफ आइस हमको दिया 0.15 kg, इसको मैंने m1 कॉल किया। तो m1 मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स इनटू m1 मास ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बी डेल्टा Q1। और इस डेल्टा Q1 का फॉर्मूला होगा m1LF, बिकॉज हीट एब्सॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज m into L। हीट एब्सॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज m into L। हीट एब्सॉर्ब के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, डेल्टा Q इज mc डेल्टा T या डेल्टा Q इज m into L। जब भी टेम्परेचर राइज होगा तो हीट एब्सॉर्ब इज mc डेल्टा T, जो मैंने यहां पे अप्लाई किया, एंड जब भी चेंज ऑफ स्टेट होगा तो हीट एब्सॉर्ब इज m into L, जो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। यहां पे मास इज m1 और LF होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जो हमको फाइंड करना है।
मास m1 is 0.15, so this is 0.15 into LF. फिर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर विल इंक्रीज टू 6.7 बिकॉज मिक्सचर का टेम्परेचर 6.7 दिया है। तो सबसे पहले आइस का वाटर हो गया, फिर इस वाटर का टेम्परेचर 0 से 6.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। का मतलब ये जो सेकंड केस है उसमें चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है और राइज ऑफ टेम्परेचर भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस यहां पे हो रहा है। तो पहले आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर उस वाटर का टेम्परेचर राइज होके 6.7 होगा, जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हमको दिया गया है। एंड ड्यूरिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर हीट एब्सॉर्ब इज डेल्टा Q2 और इस डेल्टा Q2 का फॉर्मूला होगा mc डेल्टा T बिकॉज दिस इज ड्यूरिंग राइज इन टेम्परेचर। तो यहां पे मास होगा m1, c होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा T होगा 6.7 माइनस 0। इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब विल बी डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। तो आइस जो हीट एब्सॉर्ब करेगा, इस वाटर से जो हीट लॉस हुआ है, आइस जो हीट एब्सॉर्ब करेगा उससे पहले आइस का वाटर होगा, फिर उस वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। तो यहां पे चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है और उसके बाद टेम्परेचर राइज हो रहा है, यह हमको समझना है ठीक से। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब इज डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। तो डेल्टा Q2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर है 4206.93 जूल। एंड फाइनली वी अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दैट इज हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। हीट लॉस बाय वाटर कितना था 54,376.14 एंड हीट गेन विल बी डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। डेल्टा Q1 इज 0.15 LF and delta Q2 is 4206.93. This is total heat absorbed। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो LF का आंसर आएगा 3.34 into 10 raised to 5, 3.34 into 10 raised to 5 जूल पर किलोग्राम। तो this is NCERT solved example number 11.4। NCERT solved example number 11.5। Let us solve this question. NCERT solve example 11.5. Question says calculate the heat required to convert 3 kilogram of ice at minus 12 degrees Celsius kept in the calorimeter to steam at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure। तो क्वेश्चन में पूछा है हीट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए कितना हीट चाहिए ये हमको फाइंड करना है। And some constant data is given to us. Specific heat capacity of ice, we'll call this by symbol C ice, 2100 joule per kilogram Kelvin। Specific heat capacity of water भी हमको दिया है, CW इसको कॉल करेंगे, तो CW दिया है 4186 जूल पर किलोग्राम केल्विन। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज गिवन टू अस, इसको हम लोग LF कॉल करेंगे। ये दिया है 3.35 इंटू 10 raised to 5 जूल पर किलोग्राम। ऑल्सो गिवन लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, का मतलब ये तो क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये L स्टीम कॉल करेंगे, तो ये होगा 2.256 इंटू 10 raised to 6 जूल पर kg। तो दिस डेटा इज गिवन टू अस। देखो अभी इस क्वेश्चन में चेंज ऑफ स्टेट भी होगा और राइज ऑफ टेम्परेचर भी होगा, दोनों प्रोसेस होंगे। तो हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। और मैंने आपको बहुत बार रिपीट भी किया है कि हीट रिक्वायर्ड के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। हीट रिक्वायर्ड के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, डेल्टा Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T।
एंड अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है बट स्टेट चेंज हो रहा है, तो हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल। बस ये दो फॉर्मूले यहां पे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। अभी सबसे पहले क्या होगा कि आइस जो -12 डिग्री सेल्सियस पे है वो पहले कन्वर्ट होगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आइस का टेम्परेचर पहले -12 से 0 डिग्री सेल्सियस तक राइज होगा। का मतलब पहला जो केस है उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, एम सी डेल्टा टी, है ना, बिकॉज यहां पे टेम्परेचर -12 से पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक राइज होगा। तो केस 1 या स्टेप 1, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आइस मेल्ट होना शुरू करेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लेट अस कॉल दिस हीट एज डेल्टा Q1। तो डेल्टा Q1 का फॉर्मूला होगा एम सी डेल्टा टी, बट यहां पे सी होगा आइस का और डेल्टा T1 कॉल करेंगे। मास कितना दिया है, 3 kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस सब्स्टिट्यूट करो तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 2100 एंड डेल्टा टी कितना होगा, 0 फाइनल टेम्परेचर माइनस ऑफ -12 इनिशियल, तो इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना होगा 12, तो इट इज 3 इंटू 2100 इंटू 12, ये आएगा 75,600 जूल। इसका मतलब आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस को आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने में हमको 75,600 जूल का हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1। अभी पार्ट 2 में क्या होगा, आइस का मेल्टिंग शुरू होगा। तो अभी आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, बिकॉज आइस का मेल्टिंग तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो पार्ट 2 होगा हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। का मतलब ये तो हो गया चेंज ऑफ फेज, है ना। सेकंड केस इज चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ फेज। Ice at 0 degree Celsius will get completely converted into water at 0 degree Celsius. तो let delta Q2 be the amount of heat required. But अगर ये change of state है तो delta Q का फॉर्मूला होगा ml. During change of state delta Q is ml. तो यहाँ पे होगा m into LF, where LF is latent heat of fusion of ice. तो यहाँ पे mass is given to us, mass is 3 kilogram. And latent heat of fusion of ice is 3.35 into 10⁵। ये वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये जो सॉल्विंग होगा ये होगा 10,05,000 जूल। 10,05,000 जूल। This is the amount of heat required to melt ice at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius। तो ये तो क्या चेंज ऑफ स्टेट। तो डेल्टा Q2 हमारे पास आ गया और अभी वाटर हमारे पास है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी वाटर का टेम्परेचर अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा, कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तभी तो उसका स्टीम बनेगा। तो नेक्स्ट केस होगा हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसका टेम्परेचर अपने को 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना पड़ेगा। का मतलब यहां पे टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, है ना, स्टेट चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, डेल्टा Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो थर्ड केस में डेल्टा Q3 का फॉर्मूला होगा एम सी डेल्टा टी, बट यहां पे सी डब्ल्यू और डेल्टा T2 लिखेंगे। वापस मास होगा 3 kg और CW होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो हमको दिया है 4186। तो CW इज 4186 और डेल्टा T2 कितना होगा, 0 से 100 का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल 100 डिग्री सेल्सियस। ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 12,55,800 जूल। इसका मतलब वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने में हमको इतना हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको डेल्टा Q3 मिल गया।
तो वी हैव रीच अप टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट आवर एम इज टू कन्वर्ट अप टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगा। तो केस 4 में हम लोग क्या करेंगे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। का मतलब यहां पे टेम्परेचर रिमेन द सेम, देखो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो टेम्परेचर रिमेन द सेम एंड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला m इंटू एल। तो केस 4 होगा हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। लेट डेल्टा Q4 बी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो इसका फॉर्मूला होगा m इंटू एल, पर यहां पे एल होगा लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो मास इज 3 kg और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 2.256 इंटू 10⁶। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 67,68,000 जूल। तो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने में हमको इतना हीट रिक्वायर होगा। तो फाइनली वी हैव कम टू द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे 4 स्टेप में हमने आइस को स्टीम में कन्वर्ट किया। पहले आइस का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक राइज किया। फिर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट किया। फिर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज किया और फिर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को वेपराइज किया टू द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। का मतलब ये जो 4 स्टेप्स हमने कैरी आउट किए उसमें 2 स्टेप में टेम्परेचर राइज हो रहा था और 2 स्टेप में चेंज ऑफ स्टेट हो रहा था। लेट अस नाउ कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। The total amount of heat required in this process will be addition of all the 4 heats. The total amount of heat required delta Q will be equal to delta Q1 plus delta Q2 plus delta Q3 plus delta Q4. अभी इन सब हीट को हम लोग ऐड अप करेंगे। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। डेल्टा Q1 is 75,600, ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। डेल्टा Q2 is 10,05,000, ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। डेल्टा Q3 कितना है 12,55,800, ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। और डेल्टा Q4 is 67,68,000, ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इनको जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 9.1 इंटू 10⁶ जूल। तो our final answer is 9.1 into 10⁶ joule. So this is the amount, this is the total amount of heat required to convert ice at -12 degrees Celsius to the steam at 100 degree Celsius. तो ये होगा solution of NCERT solve example number 11.5.